अस्सलामुअलैकुम। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म और हमने डिस्कस किया था अबाउट इट्स क्लिनिकल फीचर्स और सब कुछ हमने लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिस्कस किया था। नाउ विल डिस्कस अबाउट इट स्टेट नाउन एज मिक्स्ड एडिमा कोमा, जो कि एक एमरजेंसी कंडीशन होती है। जैसे हमने हाइपरथायराइडिज्म में एक एमरजेंसी कंडीशन पढ़ी थी, थायराइड स्टॉर्म। इसी तरह जो मिक्स्ड एडिमा कोमा है, इट इज़ ऑल्सो एन एमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसमें पेशेंट को हमने जल्दी जल्दी जो है वो ठीक करना होता है। ठीक हो गया। तो इट इज़ अ सीवियर हाइपोथायराइडिज्म रिजल्टिंग इन द डीकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक स्टेट एंड मेंटल स्टेटस चेंजेस। इसमें होगा क्या, ये सारे जो हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होंगे ये एक्सेस में होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। मींस उसके ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, उनके अंदर सोडियम का लेवल ड्रॉप कर जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, उनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरकैप्निया हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। मींस के उनका जो ईसीजी हम करवाएंगे तो प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल आएगा और लो वोल्टेज ईसीजी होगी। और इसके अलावा जो है उनके अंदर पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हमें मिल सकती है बिकॉज ऑफ द लो हार्ट जो वर्किंग है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ग्लूकोज ड्रॉप कर चुका है, सोडियम ड्रॉप कर चुका है, ऑक्सीजन उसकी पूरी नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसका ब्रेडिकार्डिया हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है और पेरिकार्डियल फ्यूजन डेवलप हो रही है, ऐसा पेशेंट जो है वो मर सकता है। एमरजेंसी कंडीशन है, सो वी हैव टू ट्रीट इट। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होगी। मेन जो इसकी ट्रीटमेंट होगी वो स्पोर्टिव होगी, जस्ट लाइक थायराइड स्टॉर्म। एमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं उनकी मेनली जो ट्रीटमेंट सबसे पहले होती है वो स्पोर्टिव ही होती है, ताकि हम उनको बचाएं और फिर हम उसकी जो कॉज है उसको रूल आउट करके ट्रीट करें। तो यहाँ पे अगर पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सीमिया हो रहा है, तो हम उसको क्या देंगे? उसको एयरवे देंगे। ठीक है, उसको वेंटिलेशन उसकी प्रॉपर करेंगे, उसको ज़रूरत पड़ती है। अगर वो कोल्ड होता जा रहा है, ठंड में वो हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट होती है ना, कोल्ड इंटॉलरेंस, तो हम उसको क्या करेंगे? री-वार्मिंग करेंगे, उसकी ब्लैंकेट्स, उसको गर्म गर्म ब्लैंकेट्स देंगे ताकि वो गर्म हो। इसके अलावा उसको जो है वो, क्योंकि एक स्ट्रेस की स्टेट आई हुई है उसके अंदर, तो हम उसको क्या देंगे? स्टेरॉइड्स देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे। ठीक है, और जब हम उसको एक दे देंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा वो, तो फिर हम जो है उसको उसके अगर तो उसको इन्फेक्शन हुआ हुआ था, क्योंकि इसके जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे हमारे थायराइड स्टॉर्म के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे कि एक पेशेंट था हाइपोथायराइडिज्म को ऑलरेडी और फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, या भी वो बहुत ठंडे इलाके में चला गया, कोल्ड एक्सपोजर हो गया, या वो उसको स्ट्रोक हो गया, या उसने कुछ ऐसी मेडिसिन्स ली थी जिसने उसकी हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट को ज़्यादा कर दिया, फॉर एग्जांपल लिथियम अमायोडारोन। ठीक है, तो वो इस वाले स्टेट में आ सकता है, इमरजेंसी स्टेट में, मिक्स्ड एडिमा कोमा की तरफ। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं, जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, हमने उसको रूल आउट करना है, उसको ट्रीट करना है। लाइक उसको अगर इन्फेक्शन की वजह से मिक्स्ड एडिमा कोमा हुआ था तो हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर उसको कोल्ड एक्सपोजर की वजह से हुआ था तो वो हमने और देना ही देना है, उसको वार्म ज़रूर करना है। मेडिसिन की वजह से हुआ था तो मेडिसिन उसकी ख़त्म करवानी है। और उसके बाद जो है, जब हमने ये सारा कुछ उसकी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट कर ली, वो एक स्टेबल हो गया, तो उसके बाद हमने क्या किया कि उसको जो है वो ट्रीटमेंट दिया हाइपोथायराइडिज्म को के लिए। तो वो ट्रीटमेंट क्या होगा? लीवोथायरोक्सिन होगी T4, या हम जो है T3 सप्लीमेंटेशन साथ में कर भी सकते हैं। आईवी उसको जो है आईवी लाइन पास करेंगे और उसके थ्रू हम T4 और T3 जो है लीवोथायरोक्सिन और ट्रायोथायरोनिन जो है वो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो पेशेंट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली द कंडीशन नाउन एज मिक्स्ड एडिमा कोमा एंड व्हाट आर इट्स प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, आपको पता होना चाहिए, और इसकी लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सो ये मिक्स्ड एडिमा कोमा के बारे में था, थोड़ा सा इसको आपने यहाँ से रीड कर लेना है। उसके बाद हम इसकी जो अदर टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द थायराइडाइटिस। ये आपका जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए, इसमें से कोई एससीक्यू नहीं आता है सच। तो एमसीक्यूज़ इसके जो बनते होते हैं वो हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द सब एक्यूट वायरल थायराइडाइटिस, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा कि पेशेंट को पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, फीवर होगा, उसकी हिस्ट्री होगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि एक जो है थायराइड ग्लैंड जो है उसको इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और पेशेंट जो है उसका जो थायराइड ग्लैंड होगा वो थोड़ा सा टेंडर होगा, दर्द हो रही होगी उसको। सो ग्रैनुलोमैटस होता है, ये वायरल इलनेस की बात होता है। इसकी जो है HLA-B35 एसोसिएशन होती है।
इसकी जो पहली होती है फ्यू वीक्स पहले फीवर फ्लू लाइक इलनेस होती है, फिर ट्रांजिएंट हाइपरथायरिज्म होता है, और फिर जो है यूथायरॉइड स्टेट होती है, और फिर हाइपोथायरिज्म होता है। इस वजह से हम इसको जो है वो हाइपरथायरिज्म के कॉजेज़ में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हाइपरथायरिज्म की स्टेट आती है बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड थायरॉइड ग्लैंड। ठीक हो गया। वो तो पेनफुल टेंडर हमें मिलता है डायग्नोसिस में। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जो तो थायराइटिस के केसेस होते हैं उसमें आयोडीन अपटेक कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो थायराइड फॉलिकल सेल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं और वो अब आयोडीन को ट्रैप नहीं कर सकते जो पहले कर रहे थे, और इस वजह से जो T3 T4 का लेवल होगा वो शुरू में जो है वो ज़्यादा हुआ होगा और TSH कम होगा, और बाद में जो है वो जो है क्या हो जाएगा, जो है कम हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा बाद में। और इसमें जो ESR होगा वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। फिर ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? बिकॉज ऑफ द पेन पेशेंट को हम NSAIDs देंगे, पेशेंट को हम एस्पाइरिन देंगे माइल्ड सिम्टम्स के लिए, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं तो फिर हम स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं अगर पेन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है इसमें पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। फिर सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक जो थायराइडाइटिस है ये पेनलेस है, आपने याद रखना है। इट इज़ अ पेनलेस एंड साइलेंट केस। ठीक है, और ये सेल्फ लिमिटेड होती है, खुद ही ठीक हो जाती है। इसमें भी आयोडीन अपटेक कम हुई होती है, और इसमें जो है पेशेंट को कोई किसी किस्म की पेन नहीं होती जैसे कि उसमें हो रही थी। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा क्रोनिक लिम्फोसिटिक जो है इसको आपने रीड कर लेना, थायराइड एसोसिएटेड ऑफ्थेल्मोपैथी को जस्ट। और ये जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक है ये वही है हैशिमोटो थायराइडाइटिस, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है इसमें, हम जो है वो ये सारा आपने रीड कर लेना। फिर फाइब्रस थायराइडाइटिस जो है रीडल थायराइडाइटिस इसको हम कहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना वुडी थायराइडाइटिस भी कहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड होता है ना वो बिल्कुल लकड़ी की तरह सख्त हो जाता है। ठीक है, तो फाइब्रस टिशू, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिशू, थायराइड टिशू सोचें हर जगह थायराइड टिशू की जगह सिर्फ फाइब्रस टिशू आ गया है, तो उस वजह से जो ये फॉर्म थायराइड हो जाता है उसकी जो सर्जरी होती है वो हमें करनी पड़ती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि एक थायराइड बहुत ज़्यादा ग्लैंड सख्त हो चुका है तो वो जो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स होंगे उनको कंप्रेस करेगा, ईसोफेगस को, ट्रैकिया को, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डिस्निक होगा, मतलब कि उसको जो है वो ना सांस आ रही होगी ना उसे खाया जा रहा होगा, डिस्फेजिया इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, तो इस वजह से हमें सर्जरी करनी पड़ती है इस तरह की थायराइड की। ठीक है, हो गया। तो ये थोड़े से जो है इनके इन से MCQs बन सकते हैं, सो यू हैव टू रीड इट जस्ट। अब हम इसके सिनेरियोज जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला सिनेरियो देखिए 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल। सबसे पहले तो फीमेल है, मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, फीमेल में क्योंकि कॉमन होती हैं ये डिजीज़ेज़। वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस नहीं है। वेट लॉस किस में था? हाइपरथायराइडिज्म में, तो आपने वहाँ पे जाना है। फिर क्या है? होर्सनेस ऑफ वॉइस है, इसमें हमने क्लिनिकल फीचर्स में इसका डिस्कस किया था, होर्सनेस ऑफ वॉइस। फिर क्या है? कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया नहीं है। डायरिया किस में था? हाइपरथायराइडिज्म में। और डिलेड एंकल रिफ्लेक्सेस, ये भी हमने इसका एक क्लिनिकल फीचर डिस्कस किया था। तो ये सब कुछ आपको किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? ये सारे सिम्टम्स इसके हाइपोथायराइडिज्म की तरफ। तो डायग्नोसिस क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? हम जो है उसी तरह लिखेंगे। प्राइमरी में हम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सेकेंडरी में हमें क्या मिलेगा, लैब फाइंडिंग्स, और टर्शरी में क्या मिलेगा, और सब क्लिनिकल में क्या मिलेगा। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक करेंगे, लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, CBC लेवल चेक करवाएंगे। इसके अलावा बाकी जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमने हाइपरथायराइडिज्म में डिस्कस की थी वो सारी हम इसमें लिख देंगे। हम नीडल बायोप्सी लिख सकते हैं, हम इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक लिख सकते हैं। तो ये सारी इसकी जो है वो होती हैं। इसके अलावा जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे कि इसमें जो है LDH का लेवल ज़्यादा होता है, क्रिएटिन काइनेज का लेवल ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, एनीमिया होता है, पेशेंट को CBC करवाते हैं उसके लिए, और हाइपोनेट्रीमिया होता है। तो ये सारे नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी हम इसमें करवाते हैं। ठीक हो गया। फिर व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू हर फॉर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए जो है हम उसकी सारी लिखेंगे कि हमने कौन सी इसमें दवाइयाँ लेनी है। दैट इज़ एक्चुअली द लीवोथायरॉक्सिन, और उसको हमने किस तरह से देना है मैंने आपको बता दिया था। और इसके साथ साथ जो है हमने उसकी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को क्या देना है और प्रेग्नेंट वुमेन को क्या देना है। यहाँ पे क्योंकि वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही लेकिन आपने फिर भी लिख देना कि अगर उसको ये होगा तो हम इसको देंगे। ठीक हो गया। फिर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर। अगर ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करें 7 वाला, तो इसमें देखें कि वो मेंटली उसका जो है वो एक मेंटल उसका जो है सारा सिस्टम लो हुआ है, और लैक ऑफ एनर्जी है उसके अंदर, और स्किन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा ड्राई सी हो गई है, हेयर उसके कोर्स हो गए हैं, और पल्स उसकी कम हो गई है, एंकल जर्क जो है वो भी स्लो रिलैक्सेशन कर रही है। तो ये क्या स्टेट होगा? सारा कुछ स्लो हुआ है, गोइटर उसको नहीं है, तो ये दिस विल बी हाइपोथायराइडिज्म स्टेट। और इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं, और ट्रीटमेंट भी हमने जो है वो इसका डिस्कस कर लिया है।
फिर नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लें कि वुमेन है, सबसे पहले एक वुमेन आपके पास आई है और गायनेकोलॉजी ओपीडी के अंदर आई है, उसको मेनोरेजिया हुआ है। किस कंप्लेन के साथ? मेनोरेजिया, बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आई हुई थी और वेट गेन के साथ आई हुई थी। और फिर उसकी जो सारी मतलब स्लगिश हुई हुई है थोड़ी सी, और कॉन्स्टिपेशन उसको हुई हुई है, और उसको सुनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी स्किन जो है वो ड्राई हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको हाइपोथायराइडिज्म की तरफ लेके जा रही हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने डिस्कस कर ली हैं, ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर लिया है। फिर आता है 30, ये जो 10 वाला क्वेश्चन है इसको देख लें। 30 ईयर्स ओल्ड लेडी, और सबसे पहले तो फीमेल है, उसके बाद उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं फटीग, वेट गेन, मेनोरेजिया, कॉन्स्टिपेशन, सेम वही है। बीएमआई उसका कम है 30, ठीक है। इसकी तरफ आप ना ही जाएँ तो बेहतर है। कोर्स फेशियल फीचर्स हैं, तो ये सब क्या हैं? हाइपोथायराइडिज्म के हैं। फिर इसके 4 फिजिकल साइंस आपने बता देने हैं कि मेनोरेजिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई हेयर, ड्राई स्किन, होर्सनेस ऑफ वॉइस, जितने ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें से आपने कोई 4 लिख देने हैं। फिर आते हैं 4 एसोसिएशंस ऑफ दिस इलनेस बिकॉज इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इसकी ज़्यादातर जो हमने वो टाइप्स देखी हैं वो आपने लिखते नहीं है। हैशिमोटो थायराइडाइटिस, सब एक्यूट थायराइडाइटिस जो वायरल होता है, फिर आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकता है, पोस्टपार्टम हो सकता है, ठीक है, सब एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, ये सारे। तो इसमें से रीटल थायराइडाइटिस भी हो सकता है, तो ये एसोसिएशंस हो सकती हैं। और फिर ये वाला 6th वाला क्वेश्चन देख लें कि फ़ीमेल है सबसे पहले, उसके बाद क्या है? एमेनोरिया हो रहा है उसको, और वेट गेन। देखें, एमेनोरिया ज़रूरी नहीं है उसको मेनोरेजिया ही हो, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में कुछ भी आ सकता है। और वेट गेन है, कॉन्स्टिपेशन है, लेथार्जी, स्लगिशनेस, ड्राई स्किन है। तो फिर इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे लिखे हों कि जो है डायग्नोसिस क्या है सबसे पहले, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। 45 ईयर्स ओल्ड वुमेन है सबसे पहले, वीकनेस, फटीग, एमेनोरिया हो रहा है उसको, पैलर हुई हुई है बिकॉज ऑफ द एनीमिया। इसमें हमने देखा है हीमोग्लोबिन उसका कम हुआ हुआ है। और जब हमने ये करवाया ना लैब्स, तो हमें फिर पता चल रहा है कि T3 जो है वो कम हुआ हुआ है, TSH भी कम हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जब दोनों कम होंगे तो ये हमारा सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होगा। सो द डायग्नोसिस विल बी सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। और 4 ब्लड टेस्ट जो आप करवाएंगे वो TSH T3 लेवल है, T4 लेवल है, और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ आप करवा सकते हो, सीरम एंटीबॉडीज़ जो है। और ट्रीटमेंट जो है वो आपने जो है वो बता देना है, ठीक हो गया। फिर आता है 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल, लिथार्जी है, वेट गेन है, पेल, पफ़ी, स्लर्ड स्पीच है, और ब्लड प्रेशर उसका कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको किसकी तरफ लेके जा रही है? हाइपोथायराइडिज्म की तरफ। 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 3 साइंस आपने बता दिए हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किए थे। और 2 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। तो 2 कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है? मिक्स्ड एडिमा कोमा हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि जो हम थेरेपी दे रहे हैं उसकी वजह से, हमारी लिवोथायरोक्सिन की वजह से ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना की तरफ पेशेंट जा सकता है, कार्डियक फेलियर की तरफ। इसके अलावा आप लिख सकते हो एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया, और उसकी वजह से भी जो है हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और नॉर्मोसिटिक अनीमिया है, और जो है आपका वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, ये थोड़ी सी चीज़ें थी। बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज़ TSH। और इसके अलावा T4 जो होता है ये हमारी स्क्रीट होता है थायरॉयड ग्लैंड से। और पोटेंट फॉर्म कौन सी होती है? T3, तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ जो है वो फ्री फॉर्म में होता है, और कुछ बाउंड होता है। जो फ्री फॉर्म में होता है वो एक्टिव होता है, और बाउंड जो होता है वो थायरॉयड बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ होता है। फिर ये बात आपने याद रखनी है कि सर्जरी के बाद हम कौन सा लेवल चेक करवाते हैं? TIBG। अगर TIBG लेवल ज़्यादा होगा इट मीन्स हमने जो सर्जरी की है उसमें थोड़ा सा रेजिडुअल थायरॉयड टिश्यू पड़ा हुआ है और हमें उसको रिमूव करना है। तो ये वाला टेबल भी आपने देख लेना है। प्राइमरी हाइपरथायरायडिज्म में क्या होगा? T4 ज़्यादा होंगे, TSH कम होगा, और ये रेडियो एक्टिव आयोडीन कम ज़्यादा होगा। तो इसमें हमारी जो हो सकता है वो ग्रेव्स हो सकती है, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर हो सकता है। जो सब एक्यूट और एक्सोजनस थायराइडाइटिस होता है उसमें वी हैव द जो T4 T3 जो है वो ज़्यादा होते हैं शुरू के अंदर, और TSH जो है वो कम होता है। और हमारा जो है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन आपने कम होती है, और सेल्स जो है वो क्योंकि डैमेज हो गए होते हैं इसमें सारे, तो इस वजह से। फिर सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म और शीहैन सिंड्रोम भी हम डिस्कस करेंगे। एक सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म जो होता है उसमें, और शीहैन सिंड्रोम में, इसमें क्या होता है? T3 T4 लेवल्स कम होते हैं, और सेकेंडरी है ना तो TSH भी कम होगा, और ये वैसे ही कम होता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक हाइपोथायरायडिज्म के अंदर कम होता है।
जो इम्पॉर्टेंट टेबल्स थे हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। साथ साथ बाकी ये जो चीज़ें हैं फ़िगर्स वगैरह ये आपने जस्ट एक दफ़ा देख लेनी है फॉर द कंसेप्ट, और कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, क्योंकि टेबल्स जो हैं वो डेविडसन के हम कर लें तो दैट इज़ बेटर। तो ये आपने देख लेनी है पिक्चर्स, मैं वन बाय वन आपको दिखाती जाऊँगी और यू विल जस्ट गो थ्रू इट। ओके, टेबल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने इनको एक दफ़ा देख लेना है। टेबल ये वाला जो है इसमें आपने जस्ट कॉजेज़ देख लेनी है एक दफ़ा, फ्रीक्वेंसीज नहीं देखनी। दिस वन, this one, this one, this one, this one, this one, this one, ये वाला, ये कॉजेज़ के नेम्स कर लें आप बस। ये थायराइड डिजीज़ में प्रेगनेंसी, ठीक है, इसको रीड कर लें एक दफ़ा। ये आपका जो है ना गायनेकोलॉजी में जो थायराइड डिजीज़ का टॉपिक है ना उसमें हेल्प करेगा टेबल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट में हम कुशिंग्स डिजीज़ एंड एडिसन्स डिजीज़ करते हैं।